नमस्कार दोस्तों, जीव विज्ञान की क्लास में मैं फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सेल। कोशिका क्या होती है, कोशिका विज्ञान क्या होता है, कोशिका के सिद्धांत कौन कौन से दिए गए हैं, इन सब के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूं आपको। जीव विज्ञान के इसके पहले की कक्षाओं में जो कुछ हमने पढ़ा है उसको मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आपने पढ़ा कि जीव विज्ञान एक परिचय, जीव विज्ञान का हमने परिचय किया। इसके अलावा हमने सजीवों का अध्ययन किया, सजीव क्या होते हैं, उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है, सजीवों का जो विभिन्न क्लासिफिकेशन है यानी कि 2 किंगडम सिस्टम है और 5 किंगडम सिस्टम के बारे में आपने देखा। 5 जगत प्रणाली में आपने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में देखा कि कौन सा जीव किस वर्ग में आता है। इसके अलावा आपने लिनियस महोदय का द्विनाम पद्धति को भी देखा। तो दोस्तों, अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके वहाँ पे देखिए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो क्रम से लगे हुए हैं। उन सब को देखने के बाद आपको एक क्लास समझ में आएगा। दोस्तों, अगर आप निश्चित रूप से आप अभ्यर्थी हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आप वीडियो को अंत तक देखें। एक बार ना तो 2 बार देखें, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा और आपकी तैयारी काफ़ी मजबूत होगी। दोस्तों, तो आइए हम, चूँकि जीव विज्ञान सजीवों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान में, तो जीव विज्ञान में हमारा जो अगला टॉपिक है हम अब वो है सेल, यानी कि हम कोशिकाओं का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, आप देख पा रहे हैं, सेल यानी कि कोशिका। दोस्तों, सजीवों की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है कोशिका। चूँकि कोशिकाओं से ही मिलकर पूरा शरीर बना होता है, तो हमें कोशिकाओं का अध्ययन करना लाजमी है। दोस्तों, सबसे पहले हम देखें कि कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। तो दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी, कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। तो हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वहाँ पे इसकी भी बात करेंगे कि सेल पढ़ रहे हैं तो सेल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है। दोस्तों, ये जो सेल है, साइटो एक लैटिन वर्ड है और साइटो एक लैटिन वर्ड है, उसी से निकल के आता है सेल। और सेल, साइटो का मतलब होता है एक छोटा सा स्मॉल चेम्बर, एक छोटा सा कमरा, स्मॉल चेम्बर यानी कि एक छोटा सा कमरा। ये लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है एक छोटा सा कमरा, जिसको इंग्लिश में हम लोग सेल कह देते हैं। तो इस तरह सेल का नाम निकल के आता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं साइटोलॉजी, यानी कि कोशिकाओं का अध्ययन। दोस्तों, कोशिका क्या है तो आप जानते हैं कि सजीवों की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को ही कोशिका कहते हैं, अर्थात द सेल इज ए स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अर्थात जो भी सजीव हैं वे कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं, इसलिए कहते हैं कि सजीवों की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है, तो वो है आपका सेल अर्थात कोशिका। दोस्तों, जिस प्रकार पदार्थों की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है, आपने केमिस्ट्री में इसका अध्ययन किया, ठीक उसी प्रकार सजीवों की सबसे छोटी इकाई कोशिका को कहते हैं, यानी कि कोशिका स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसके बाद दोस्तों, अब देखते हैं कि कोशिका की खोज किसने किया। दोस्तों, कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। 1665 में इसकी खोज की गई थी। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की वो कोशिका, चूँकि इन्होंने वृक्ष की छाल में इसकी खोज की थी। वृक्ष की छाल यानी कि कॉर्क कह सकते हैं, कॉर्क। तो वृक्ष की छाल में इन्होंने कोशिका की खोज की। सबसे पहले कोशिका को देखा, इन्होंने देखा कि वृक्ष की छाल में इस तरह से मधुमक्खी की छत्ते की तरह से उसमें इस प्रकार की संरचनाएं बनी हुई है, जिसका इन्होंने नाम दिया साइटोलॉजी, यानी कि छोटा सा कमरा होता है, इसका मतलब इसका नाम दिया साइटो यानी कि सेल। तो इस प्रकार रॉबर्ट हुक ने वृक्ष की छाल में सबसे पहले कोशिका को देखा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है, इन्होंने जो कोशिका को देखा सबसे पहले वह कोशिका निर्जीव थी, यानी कि वह एक मृत कोशिका थी, अर्थात निर्जीव कोशिका थी। तो इस प्रकार
आपसे प्रश्न पूछेगा कि कोशिका की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया। 1665 ईस्वी में एक खोज हुआ और इन्होंने खोज कहाँ किया, तो वह वृक्ष की छाल में खोज किया। और वह कैसी कोशिका थी, तो वह कोशिका मृत कोशिका थी, डेड सेल था वो। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक दूसरा प्रश्न ये आता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की। चूंकि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की वह मृत कोशिका थी, तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तो यहाँ पे देखिए 1674 में 1674 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आते हैं, एंटोनी ल्यूवेनहॉक। एंटोनी ल्यूवेनहॉक। तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की। दोस्तों इन्होंने जो कोशिका खोजा वह वास्तव में माइकोप्लाज्मा नामक बैक्टीरिया कोशिका था। माइकोप्लाज्मा नामक एक बैक्टीरिया की कोशिका थी। आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि जीवाणु एक कोशिकीय होता है और वह अविकसित कोशिका यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। तो दोस्तों जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं, यानी वो सिंगल सेल से बने होते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने एक कोशिका को देखा, यानी कि एक जीवाणु को देखा। कहने का मतलब यह है कि ल्यूवेनहॉक ने जिस कोशिका को देखा और वो वास्तव में एक जीवाणु था। तो दोस्तों एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने 1674 में एक कोशिका को देखा। वास्तव में वह कोशिका माइकोप्लाज्मा नामक बैक्टीरिया था। इसलिए हम कहते हैं कि एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने 1674 में जीवित कोशिका की खोज की। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, अगर आपसे पूछेगा कि कोशिका की खोज किसने की, तो निश्चित रूप से हम रॉबर्ट हुक को ही आंसर करेंगे। लेकिन अगर पूछेगा जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो हमारा आंसर एंटोनी ल्यूवेनहॉक होगा। या फिर अगर आपसे पूछे कि मृत कोशिका की खोज किसने की, तो निश्चित रूप से हम रॉबर्ट हुक को ही आंसर करेंगे। दोस्तों यहाँ पे रॉबर्ट हुक के बारे में एक बात और आपसे जानना जरूरी है। रॉबर्ट हुक ने एक बुक भी लिखा हुआ है और उनके बुक का नाम है माइक्रोग्रामोफिया। दोस्तों यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, माइक्रोग्रामोफिया। तो रॉबर्ट हुक साहब की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है जीव विज्ञान से संबंधित, कोशिका संबंधित, माइक्रोग्रामोफिया। तो याद रख सकते हैं कि ये किसकी बुक है, तो रॉबर्ट हुक साहब की बुक है। तो दोस्तों यहाँ तक की क्लास में आपने देखा कि कोशिका क्या है, सजीवों की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। इसके अलावा कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, 1665 में किया था। दोस्तों ये सन भी आपको याद रखना है, जहाँ भी सन लगता है कि पूछा जाता है उसकी मैं बताऊँगा आपको। और एक कोशिका की खोज कहाँ किया था, तो वृक्ष की छाल में किया था और वह कोशिका डेड सेल था, यानी कि मृत कोशिका थी। इसके अलावा 1674 में एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। तो दोस्तों वास्तव में इन्होंने एक जीवाणु को खोज किया था। इसलिए दोस्तों आगे हम जब पढ़ेंगे जीवाणु के बारे में, तो वहाँ हम जानेंगे कि एंटोनी ल्यूवेनहॉक को हम जीवाणु जनक भी कहते हैं, जीवाणु का पिता या फिर जीवाणुओं का जनक भी कहते हैं, क्योंकि एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने ही जीवाणु की खोज की। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जीवित कोशिका की खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक और फिर जीवाणु की खोज भी एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने ही किया था। वो हम आगे जीवाणु वाले टॉपिक में देखेंगे। क्योंकि वजह यह है कि इन्होंने जो कोशिका की खोज की थी वो वास्तव में जीवाणु ही था, जिसकी पुष्टि इन्होंने बाद में कर दिया। इसीलिए जीवाणु की खोज भी एंटोनी ल्यूवेनहॉक और जीवित कोशिका की खोज भी एंटोनी ल्यूवेनहॉक ही है। और इन्होंने जो कोशिका देखा वो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरियम। तो दोस्तों यहाँ से अगर थोड़ा सा सोचिए कि आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछा सकता है कि सर्वप्रथम खोजा गया जीवाणु कौन है। हालांकि जीवाणु में तो हम पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपसे हम प्रश्न पूछे कि सबसे पहला जीवाणु जो खोजा गया था तो कौन होगा, वो आपका दिख पा रहे हैं, वो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरियम ही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीवाणु है। इसका एक और नाम है, इस जीवाणु को हम PPLO भी नाम देते हैं, यानी कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। PPLO का मतलब होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जीवाणु है। आप देख पा रहे हैं माइकोप्लाज्मा बैक्टीरियम, या फिर इसे PPLO भी कहते हैं। PPLO का फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका नाम है। यानी कि ये जो निमोनिया जो डिजीज होता है वह इसी जीवाणु के कारण होता है।
तो ये निमोनिया कारक जीवाणु है माइकोप्लाज्मा बैक्टीरियम। और आगे हम देखेंगे यहाँ पे दोस्तों कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है। तो सबसे छोटी जो कोशिका होती है वह इसी जीवाणु की होती है, माइकोप्लाज्मा, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने देखा था। तो माइकोप्लाज्मा नामक जो जीवाणु है इसी की कोशिका सबसे छोटी होती है। तो ये आपको यहाँ पे 4-5 प्रश्न ध्यान रखने हैं कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है। तो माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु, या यूँ कह सकते हैं PPLO, शॉर्ट में कह सकते हैं PPLO अर्थात प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी कि निमोनिया कारक जीवाणु जो है माइकोप्लाज्मा, इसी की कोशिका सबसे छोटी होती है। और यही जीवाणु सबसे पहले खोजा भी गया था और इसी जीवाणु की कोशिका को सबसे पहले एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने देखा भी था। तो दोस्तों इसे आप याद रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवाणु है। तो यहाँ पे आपने देखा कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है। ये 4 प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, छोटा बड़ा इसको हम देख लेते हैं कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है। तो माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु की कोशिका सबसे छोटी होती है। इसकी अगर हम साइज़ की बात करें तो इसका साइज 0.1 माइक्रोन से लेके 0.5 माइक्रोन तक होता है। दोस्तों यहाँ पे साइज़ की बात भी कर लेते हैं, साइज़ भी पूछा जा सकता है। सबसे छोटी कोशिका, सजीवों में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है। तो माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु की होती है, जिसे PPLO भी कहते हैं। और इसका जो साइज होता है इसके सेल का 0.1 माइक्रोन से 0.5 माइक्रोन होता है। माइक्रोन का मतलब होता है, माइक्रोन को दिखाते हैं इस तरह से, ऐसे दिखाते हैं, और माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर। इससे आप याद कर सकते हैं, आगे हम फिजिक्स में पढ़ेंगे इन सब के बारे में। तो ये हो गया सबसे छोटी कोशिका। अब यहाँ बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका होती है, वह होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है उसका जो कोशिका होता है वह सबसे बड़ा होता है। साइज क्या होता है, इसका साइज होता है 170 mm तक, 170 से 200 mm तक इसका साइज होता है। साइज समानता नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु की, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की, यानी कि ऑस्ट्रिच का एग जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है और साइज होता है 170 mm से 200 mm तक। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर में, हम अपने ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी की जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, वो होता है तंत्रिका तंत्र की कोशिका, जिसे न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की कोशिका, जिसका नाम क्या है, जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं, अर्थात न्यूरॉन। तो काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों। मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है, या सजीवों की सबसे लंबी कोशिका, वह न्यूरॉन है, यानी कि नर्वस सिस्टम का जो सेल है न्यूरॉन, वो सबसे लंबी कोशिका होती है। और इसका साइज भी बात कर लें तो यह जो न्यूरॉन है वह 1 से 1.5 मीटर तक लंबा होता है। 1 से इसकी जो लंबाई होती है इस तरह से लंबा इस तरह से 1 से धागे की तरह 1 से 1.5-2 मीटर तक लंबे होते हैं। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है, यानी कि लंबाई के मामले में इस लंबा, लेकिन यहाँ पे सबसे छोटी पूछा गया है। और फिर हम देखेंगे सबसे बड़ी कोशिका। तो मानव शरीर में सबसे जो छोटी कोशिका होती है वह होती है स्पर्म की कोशिका। स्पर्म अर्थात शुक्राणु, जो मेल शुक्राणु होता है उसकी जो कोशिका होती है वो सबसे छोटी होती है, लगभग 4 माइक्रोन तक होता है उसका साइज होता है। तो सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर में स्पर्म की कोशिका है, शुक्राणु की कोशिका है। इसके अलावा यहाँ पे मानव शरीर में अगर सबसे बड़ी कोशिका कहा जाए तो वो है ओवम। ओवम अर्थात जो फीमेल में होता है अंडाणु। तो ओवम यानी अंडाणु की जो कोशिका होती है वह मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा कि सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका। इसके अलावा अगर हम अपने ह्यूमन बॉडी की बात करें तो सबसे लंबी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर की, और सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर की। तो इसे आप याद रखना, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो दोस्तों आइए थोड़ा आगे चलते हैं। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि कोशिका क्या होती है,
कोशिका की खोज किसने किया, कोशिका जीवित कोशिका की खोज किसने किया, और सजीवों की सबसे छोटी कोशिका कौन है, सबसे बड़ी कोशिका कौन है, अपने ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी कोशिका कौन है, छोटी कौन है, और सबसे लंबी कोशिका कौन है। इसके बाद दोस्तों आइए हम देखते हैं कि सेल थ्योरी के बारे में। दोस्तों जब सेल की खोज हो गई तो उस पर बेस्ड कुछ नए नए सिद्धांत दिए गए। उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो आपका है स्लाइडन और स्वान का सिद्धांत, यानी कि सेल थ्योरी। सबसे पहले सेल पे, कोशिका पे अध्ययन करके किसी ने सिद्धांत दिया तो स्लाइडन और स्वान नामक 2 वैज्ञानिकों ने दिया। ये स्वान दोस्तों, ये स्वान एक जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान शास्त्री हैं, जूलॉजी डिपार्टमेंट के हैं, और ये स्वान जो है आपके वनस्पति शास्त्र के वैज्ञानिक हैं। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, वनस्पति यानी कि बॉटनी शास्त्र के वैज्ञानिक हैं। तो स्लाइडेन बॉटनी के और स्वान जूलॉजी के, इन दोनों ही वैज्ञानिकों ने एक साथ मिलकर अपनी एक सिद्धांत दिया। एक साइटोलॉजी नामक एक पत्रिका निकाली, साइटोलॉजी नामक एक पत्रिका निकाली, और इस पत्रिका में इन्होंने अपने सिद्धांत को छपवाया। तो आइए हम देखते हैं कि सेल थ्योरी की जो महत्वपूर्ण बातें वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहली बात, तो सेल थ्योरी किसने दिया, तो आप कह सकते हैं स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। सेल थ्योरी कब आया था, तो 1838 से 39 के समय आया था। तो इस थ्योरी की सबसे मुख्य बात क्या है, इन लोगों ने क्या कहा कि सजीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है सेल थ्योरी का, कि जो इतने भी सजीव होते हैं वे कोशिकाओं से ही मिलकर बने होते हैं, तथा कोशिका सजीवों की सबसे छोटी इकाई होती है। और दूसरी इन्होंने जो बात कही महत्वपूर्ण, ये जरूरी नहीं कि सभी सजीव एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने हो सकता है कुछ सजीव एक ही कोशिका से बने हो, जिन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और कुछ सजीव होते हैं वो बहुत सारी कोशिकाओं से भी मिलकर बने होते हैं, जैसे कि हम लोग उन्हें हम बहुकोशिकीय कहते हैं। तो ये सारी बातें स्लाइडेन और स्वान ने अपने सेल थ्योरी में कही। दोस्तों उस समय के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय अभी सेल के बारे में सभी अनजान थे, अभी सेल की खोज नया नया हुआ था। तो इस प्रकार से हमें तो लग रहा है कि ये हम सब जानते हैं फिलहाल में सेल के बारे में, लेकिन आप सोचिए कि उस समय जब ये सेल थ्योरी इस समय आया था, उस समय ये बहुत बड़ी बात थी। तो इस प्रकार से इसका काफ़ी महत्व है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे एक और थ्योरी पढ़ना है, न्यू सेल थ्योरी। दोस्तों इसे हम सेल थ्योरी को कोशावाद सिद्धांत भी कहते हैं। तो कहीं ऐसा हिंदी मीडियम के छात्र इसे ध्यान रखेंगे, कोशावाद सिद्धांत भी कहते हैं। तो ऐसा यूज किया सकता है वर्ड कोशिका सिद्धांत या फिर कोशावाद सिद्धांत, यानी इंग्लिश में सेल थ्योरी। तो ये सेल थ्योरी किसने दिया था, इन लोगों ने दिया था। अब यहाँ पे एक और सेल थ्योरी आता है, उससे बोलते हैं न्यू सेल थ्योरी, अर्थात नया कोशावाद सिद्धांत। नया कोशावाद सिद्धांत ये किसने दिया था, तो ये दिया था विश्वक्रोव ने। ये दिया था विश्वक्रोव ने। तो विश्वक्रोव ने न्यू सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया, और इन्होंने सारी वही बातें बताई जो स्लाइडेन और स्वान ने अपने थ्योरी में बताई थी। लेकिन नया क्या है, लेकिन नया एक जो बात इन्होंने बताई इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो विश्वक्रोव ने वो सारी बातें एक्सेप्ट की जो इनके पहले स्लाइडेन और स्वान ने कही थी, लेकिन विश्वक्रोव ने एक नई बात जो कोशिका के बारे में बताई, वो बातें है कि सजीवों में कोशिकाओं का निर्माण एवं विनाश भी होता है। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो बात है कोशिकाओं के निर्माण और विनाश के बारे में स्लाइडेन और स्वान ने अपने सेल थ्योरी में नहीं दिया था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि सजीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, कोशिका सजीवों की सबसे छोटी इकाई होती है, और कुछ सजीवों एक ही कोशिका से बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय कहते हैं, और कुछ सजीवों में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, उन्हें बहुकोशिकीय कहते हैं। लेकिन कोशिकाओं के निर्माण और उनके विनाश से संबंधित फैक्ट इन लोगों ने नहीं बताया था। तो इसलिए विश्वक्रोव का जो न्यू सेल थ्योरी है वो काफ़ी चर्चित हो जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, कोशिकाओं के निर्माण और कोशिकाओं के विनाश के बारे में सबसे पहले विश्वक्रोव ने बताया था, और इनके सिद्धांत को हम लोग न्यू सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हम कोशिका विभाजन के बारे में इन्होंने कोई आइडिया नहीं दिया है, कोशिका विभाजन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि कोशिकाओं का निर्माण होता है शरीर में, और कोशिकाएं नई बनती भी है। तो इस प्रकार से दोस्तों कोशिकाओं के निर्माण के बारे में जानकारी हमें विश्वक्रोव के न्यू सेल थ्योरी से मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमने आज कोशिकाओं के बारे में जाना, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं या फिर दोबारा से इसको देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। अगर एक बार में ना आए तो 2 बार में देखिए, लेकिन अगर आप
अपनी तैयारी को अच्छा बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप भरोसा रखिए, आप हमारे लेक्चर को देखते रहिए, आप जीव विज्ञान या किसी भी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।